डियर स्टूडेंट्स, ओवरहेड के चैप्टर में अभी तक के लेक्चर्स में हमने ओवरहेड के क्लासिफिकेशन से लेकर ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन तक सारी प्रोसेस को देख लिया है। सबसे पहले हम ओवरहेड का क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको कोडिफिकेशन कर उनका एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन करने के बाद हम बेसिस का यूज करते हुए पूरी कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट पर उस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट चूंकि किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो प्रोडक्शन की करने वाले डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, अर्थात वो किसी प्रकार की यूनिट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर कोई हमने ओवरहेड को चार्ज कर दिया है तो वो रिकवर्ड कहाँ से करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट वापस से अपने ओवरहेड को, अपने एक्सपेंसेस को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जिसे हम रीअपोर्शमेंट कहते हैं। तो बेसिकली हमने अपोर्शमेंट एंड रीअपोर्शमेंट की प्रोसेस को देख लिया। उसके बाद हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऊपर जब ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कितने ऑर्डर लिए जा रहे हैं, फिर उसके अंदर कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जा रही है। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट के अंदर यदि हमने 10 ऑर्डर लिए हैं या एक डिपार्टमेंट के अंदर यदि 5-7 प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर पूरे डिपार्टमेंट के खर्चे कहाँ पर प्रोडक्ट वाइज या ऑर्डर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाएगा, वो आपका एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बन रही है उसके यूनिट का भाग लगाकर हम सीधा सा क्या कर सकते हैं कि एक यूनिट से मेरे को कितना ओवरहेड चार्ज करना है वो निकाल सकते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन करना कहलाता है। ऐसा हमें करना है। इसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स देखे हैं। हमने डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन किया है, हमने डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन किया है, हमने मशीन आवर्स के बेसिस पर, हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर, हमने प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर। पांचों मेथड्स के बारे में डिस्कशन हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पिछले लेक्चर में किया है। अब हम थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम पर्टिकुलर मशीन आवर्स को किस प्रकार से मशीन आवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मशीन आवर से रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मशीन आवर्स रेट मेथड होता क्या है इसको समझें। बेसिकली जिन कंपनियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है, तो बेसिकली हम वहाँ पर मशीन्स भी ज़्यादा होती है, जहाँ पर लेबर वर्क जो होता है वो कम होता है। तो उस कंडीशन में हम मशीन और रेट मेथड का यूज करते हैं, है ना। जहाँ पर क्या हो, मशीनें ज्यादा लगी हो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्रिया ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग क्रिया किसके थ्रू होती हो, मशीन के थ्रू होती हो, तो वहां हमें डिफरेंट मेथड में से सबसे प्रोमिनेंट जो मेथड होता है वो आपका मशीन और रेट होता है। होता क्या है मशीन और रेट, कैसे क्या करते हैं हम इसके अंदर, वो आपको आना चाहिए। देखिए, हम पर्टिकुलर एक मशीन के 1 घंटे पर चलने पर कितना चार्ज होता है वो कैलकुलेट करते हैं, है ना। मशीन और रेट के थ्रू कैलकुलेट क्या करते हैं हम, एक मशीन के द्वारा 1 घंटे में जितनी चलती है उसका चार्ज कितना है वो निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो उन मशीनों का उपयोग कितने कितने आवर्स के लिए हुआ है। अब 1 घंटे की प्राइस निकाल दी, अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, हर एक प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग आवर्स यूज कर रहे हैं, उनको मल्टीपल कर लेंगे पर आवर रेट को, तो टोटल ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मशीन और रेट का उपयोग करते हुए ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब देखिए, जैसे हम मशीन और रेट कैलकुलेट करने गए तो हमारे सामने कुछ उसके बेसिक्स रूल या बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स में क्या आता है, सबसे पहली बात करते हैं हम मशीन और रेट कैलकुलेट करने के लिए 2 प्रकार के एक्सपेंसेस यहाँ पर होता है। एक होता है मशीन एक्सपेंसेस, एक होता है फिक्स्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस क्या, मशीन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन ऑपरेशन, मशीन के ऑपरेट करने से संबंधित खर्चे होते हैं। बेसिकली इन्हें वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे जैसे मशीन का उपयोग बढ़ेगा वैसे वैसे ये खर्चे भी बढ़ते हैं, फिर कम भी होते हैं। तो इसको साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि मशीन एक्सपेंसेस को वेरिएबल एक्सपेंसेस कहा जा सकता है। ओके, वो क्या हो सकता है, जैसे डेप्रिशिएशन हो गया मशीन के ऊपर, मशीन
का पावर हो गया, उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, वो सारे खर्चे कौन से कहलाते हैं? मशीन एक्सपेंसेस कहलाते हैं, है ना। उसके अलावा स्टैंडिंग चार्जेज या फिक्स चार्जेज हमने लिखा हुआ है, क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, जो फिक्स होते हैं। जैसे मशीन जहां लगी हुई है, उस जो है उसका रेंट कितना है, उस बिल्डिंग का रेंट कितना है, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग अगर उसमें लगी है, हीटिंग लगा हो, तो उसका कितना चार्जेज है। उसको मशीन को ऑपरेट करने के लिए अगर कोई सुपरवाइजर लगा हुआ है, तो सुपरवाइजर का अमाउंट कितना है। हमने उस एरिया का पूरा इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस इंश्योरेंस का कितना क्या अमाउंट है, कितना ओवरहेड है, वो क्या है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मशीन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिल्कुल मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जो खर्चे जो टाइम पीरियड बेसिस होते हैं और मशीन के आसपास के, जैसे बिल्डिंग हो गया, उसके इंश्योरेंस हो गया, उसको मॉनिटर करने वाला सुपरवाइजर हो गया, इनके खर्चे जो होते हैं वो एकदम फिक्स अमाउंट में होते हैं, वो फिक्स स्टैंडिंग चार्जेज होते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब मशीन और रेट कैलकुलेट करते हैं, तो जो स्टैंडिंग चार्जेज होते हैं, अलग अलग स्टैंडिंग चार्जेज हुए, जैसे रेंट हुआ, फॉरमैन सैलरी हुई, है ना, जैसे इंश्योरेंस हुआ, है ना, लाइटिंग हीटिंग हुआ, हम क्या करते हैं, इनके टोटल अमाउंट को, टोटल जो अलग अलग इंडिविजुअल अमाउंट आता है उनका टोटल करते हैं और फिर डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स करते हैं, ठीक है। परंतु जब मशीन एक्सपेंसेस जब कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ इंडिविजुअली हम आवर्स बेसिस ही निकालते हैं। यहाँ पर हम उनकी टोटल अलग अलग इंडिविजुअल खर्चे की टोटल का टोटल ना लगाकर, यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को आवर्स में ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 अगर आता है, तो 10,000 हम न लिखकर 10,000 डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स कितने हैं, 1,000 है, तो 10,000 डिवाइड बाय 1,000 यानी कि 10 रुपए, यानी 10 रुपए पर आवर की रेट से लिखेंगे। तो ध्यान रखें कि फिक्स एक्सपेंसेस को तो हम टोटलिटी में निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं आवर्स से, जबकि एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस के अंदर इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को भी पर आवर निकाला जाता है। परंतु स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर हम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को आवर्स बेसिस नहीं निकालते हैं, उनको टोटल में फिर आवर्स का भाग लगाते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे, वहां देखना है। फिर तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वर्किंग आवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग आवर्स? वर्किंग आवर्स मींस, सीधा सा इसका कंसेप्ट है वर्किंग आवर्स का, कि प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मीन्स जब प्रोडक्शन हुआ है, मशीन का यूज करने पर जब जब प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोडक्टिव टाइम वर्किंग आवर्स कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम ही वर्किंग आवर्स कहलाएगा। इसके अलावा अदर जो टाइम वगैरह होता है, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए लगा हो, आइडियल टाइम हो, वो वर्किंग आवर्स में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, मशीन सेटअप टाइम का क्या किया जाए। मशीन को सेट करना होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, तो मशीन को सेट करने के लिए जो टाइम पीरियड है, उसको हम क्या माने, उसको प्रोडक्टिव माने या अनप्रोडक्टिव माने। तो ये चीज बेसिकली सामान्य तौर पर जनरलाइज पर्सपेक्टिव है। आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, तो उसको प्रोडक्टिव मानना चाहिए, अगर लगता है अनप्रोडक्टिव तो अनप्रोडक्टिव मानना चाहिए। बेसिकली जब मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सटीक दिया हुआ है कि इसको प्रोडक्टिव मानना, तो वो प्रोडक्टिव ही माने, अगर नहीं दिया हो तो उसको अनप्रोडक्टिव ही मानना है। इसके साथ कभी कभी मेंटेनेंस की बात की जाती है। देखो मेंटेनेंस का जो टाइम है, उसको क्या माने हम, प्रोडक्टिव माने अनप्रोडक्टिव माने। देखो मेंटेनेंस के अंदर जब उसका मेंटेनेंस चलता है, तो वो प्रोडक्शन नहीं होता है। तो बेसिकली मेंटेनेंस के जो टाइम पीरियड है, उसको तो बिल्कुल ही हमें इग्नोर करना चाहिए और उसको वर्किंग आवर में शामिल नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि मशीन आवर्स रेट जब कैलकुलेट करते हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट इसके जो एलिमेंट है या जो बेसिक्स है, वो क्या है कि मीनिंग ऑफ मशीन एक्सपेंसेस, मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग या फिक्स एक्सपेंसेस, और तीसरा वर्किंग आवर्स क्या है। वर्किंग आवर्स के अंदर मशीन सेटअप या मेंटेनेंस की अगर बात आती है, तो उसमें उसको प्रोडक्टिव माने अनप्रोडक्टिव माने, उनके संबंध में आपको बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है मशीन और रेट का, है ना। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू द प्रोसेसिंग मशीन ट्रीटिंग अ टिपिकल मटेरियल। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ मशीन, वो दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। एस्टिमेटेड लाइफ वो दी हुई है 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू दी हुई 10,000। देखिए ये तीनों इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्सपेंसेस को छांटना होगा। स्टैंडिंग कौन से होंगे और मशीन कौन से होंगे, तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि मशीन से डायरेक्टली रिलेटेड है मशीन एक्सपेंसेस। तो ये बेसिकली क्या है, डिप्रेशन मशीन से रिलेटेड है, तो क्या मशीन एक्सपेंसेस हो गया। अब कैसे निकालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल जो आप डिप्रेशन पढ़ते आए हैं अभी तक, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिप्रेशन निकालने के लिए भी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसमें स्क्रैप वैल्यू को लेस करते हैं और एस्टिमेटेड लाइफ को डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, वो डिप्रेशन का अमाउंट निकाल लेते हैं। ईयरली वर्किंग टाइम यहाँ में दिया हुआ है कि एक साल के अंदर वर्किंग आवर्स कितने हैं, कि 2,200 वर्किंग आवर्स दिया हुआ है।
ठीक है, और इसमें 50 वीक्स है और 44 आवर्स पर वीक है, ठीक है। अब मशीन मेंटेनेंस इंक्लूडिंग इन अबाउट टाइम, ठीक है, इसके अंदर हमने मेंटेनेंस के जो है आवर्स भी शामिल किए हुए हैं, वो कितने 200 आवर्स हैं। उसके बाद आपका सेटिंग अप टाइम एस्टिमेटेड एट 5%। एस्टिमेटेड टाइम आपका जो सेटिंग का है, सेटिंग अप का, वो कितना है 5% ऑफ टोटल प्रोडक्टिव टाइम इन रिगार्डेड एज अ प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। जो प्रोडक्टिव टाइम है उसका हमने 5% क्या है सेटिंग अप टाइम है, उसको हम क्या मानना है, प्रोडक्टिव ही मानना है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। इलेक्ट्रिसिटी इज 10 यूनिट पर आवर एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितनी है 10 यूनिट, एक घंटे में हम 10 यूनिट बनाते हैं और एक यूनिट का चार्ज कितना है 1.5 रुपया है, यानी कि एक घंटे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना आएगा 10 इंटू 1.5 यानी कि 15 रुपए। नो पावर इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप, दोनों के संबंध में इसको शामिल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ है कि पावर का कंजप्शन नहीं हुआ सेटिंग अप में भी और मेंटेनेंस में भी, तो जब पावर की कॉस्ट निकालेंगे तो हम दोनों को शामिल नहीं करना है। केमिकल रिक्वायर्ड वीकली, वीकली हमें रिक्वायर्ड कितना है केमिकल 200 केमिकल रिक्वायर्ड है। ये किस टाइप का एक्सपेंसेस हो गया, देखो केमिकल की बात कर रहा है। केमिकल बेसिकली कहाँ से रिलेटेड होगा आपका, केमिकल कहाँ जाएगा, ये ध्यान देना है हमें। केमिकल या पर्टिकुलर मशीन के ऊपर काम करेगा, है ना, तो मशीन ही एक्सपेंसेस माना जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है 12,000 मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी आ रही है। मेंटेनेंस कॉस्ट बेसिकली रिपेयर मेंटेनेंस किसका किया जाता है, मशीन का किया जाता है, तो कौन सा एक्सपेंसेस हुआ है, मशीन एक्सपेंसेस हुआ है, तो ये भी मशीन एक्सपेंसेस किया जाएगा। 2 अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन टुगेदर विथ 6 अदर मशीन्स। अब देखो ये सुपरविजन का टारगेट हो गया, सुपरविजन कर रहे हैं, तो ये लिख रहा है कि भाई 2 अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन, ऑपरेशन को इसको कर रहे हैं, मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं टुगेदर विथ 6 अदर मशीन्स। वो बंदे 6 अदर मशीन को भी देखते हैं, हमें 6 मशीन अदर देखते हैं, एक मशीन ये हो गई, यानी टोटल मिला के कितनी मशीन को देख रहे हैं 7 मशीन को देख रहे हैं। देयर कंबाइंड वीकली वेजेज आर रुपीज 1400, उनकी टोटल मिला के वेजेज कितनी आ रही है 1400 रुपए आ रही है ना, दोनों की एक मशीन के ऊपर। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एलोकेशन टू द मशीन, ये जनरल ओवरहेड है ना बेसिकली, तो वो कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 20,000 रुपए, 20,000 पर, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, पर एनम 20,000 दिया हुआ है। फाइंड आउट द मशीन और रेट फॉर दिस मशीन, अब हमें यहाँ पर मशीन और रेट की निकालनी है उस मशीन के लिए, पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितना वो हुआ है, एक घंटे का कितना चार्ज आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीजें देखें आप। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, सबसे पहले हम स्टैंडिंग चार्जेस का बना लेते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे सबसे पहले आपका जनरल ओवरहेड जो कि 20,000 रुपए है। चलिए जनरल ओवरहेड कितना है, जनरल और आपका साल भर का। अब देखो यहाँ पर एक चीज अपने को समझ जानी चाहिए कि यहाँ पर हम जो वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, ईयरली वर्किंग टाइम, वो पूरे ईयरली बेसिस दिए हुए हैं, यानी एक साल का अपने को पूरा निकालना है। हमें बेस यही करना है कि जब भी हम बात करेंगे पूरे साल भर की बात कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये मंथली भी दिया हो सकता है कि मंथली वर्किंग टाइम कितना है, इतना है, तब हम क्या करते हैं मंथली बेसिस निकालेंगे। कोई एक्सपेंसेस आपको हो सकता है वो किसका दिया हो, साल भर का दिया हो, बट वर्किंग आवर्स किसके दिए हुए हैं, मंथली दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा उस मंथली उसको कन्वर्ट करना होगा, है ना, या फिर एक्सपेंसेस को या फिर वर्किंग आवर्स को ईयरली में कन्वर्ट करना होगा, यानी दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आवर्स आपको ईयरली दिए हुए हैं तो निश्चित तौर पे खर्चे भी हमें कौन से लेने हैं, ईयरली बेसिस ही लेने हैं। यदि आवर्स आपको मंथली दिए हुए हैं तो खर्चे भी कौन से लेने होंगे, मंथली बेसिस ही लेने होंगे, ये ध्यान रखें आप। जनरल ओवरहेड कितना है 20,000 ईयरली दिया हुआ है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा अमाउंट हम लिख देंगे 20,000 रुपीज। दूसरा हम यहाँ पर सुपरविजन की बात कर सकते हैं, अटेंडेंस जो है उसका अमाउंट कितना है, अटेंडेंस सैलरी से कह सकते हो आप। वो कह रहे हैं हमें कि इस अटेंडेंस सैलरी का क्या सीन बता रखा है इन्होंने बता रखा है कि भाई 1,400 रुपए है, वो क्या है वीकली है, वीकली वेजेज है ना, और किनकी, 2 जनों की है, ठीक है, 2 जनों की कितने रुपए हैं 1,400 रुपए हैं और वीकली बेसिस है, और वो बंदे क्या करते हैं 7 मशीन अलग भी देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा 1,400 रुपए 2 जनों के हैं,
बट ये कौन से वीकली बेसिस है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई, वीकली है तो वीक कितने हैं हमारे पास, 50 वीक है, 50 डिवाइड बाय ये कितने के हैं, 7 मशीनों को देखते हैं वो, तो 1400 इंटू 50 करोगे तो ये पूरे साल भर के 7 मशीनों का अमाउंट आ जाएगा, 14×5 = 70,000, ठीक है। और डिवाइड बाय 7 कर लोगे, यानी एक मशीन के ऊपर कितना होगा, 10,000 रुपए। क्यों हुआ ये, इसको समझ ले, वापिस से मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखो, दो अटेंडेंट है, दोनों का अमाउंट कितना है, 1400 रुपए है एक मशीन का, ठीक है। बट ये 1400 रुपए क्या है, वीकली है। हमने क्या किया, इसको ईयरली में कन्वर्ट किया। ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एक साल में कितने वीक दे रखे हैं इन्होंने, 50 वीक दे रहे, तो 1400 इंटू 50 कर दिया, कितना हो गया, 14×50 70,000 रुपए होगा। डिवाइड बाय ये कितनी मशीन को देखते हैं, 6 अदर को और देखते हैं इसके साथ, तो कितनी मशीन हो गई, 7 हो गई, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया, 7, तो इस मशीन के ऊपर खर्चा कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देख पा रहे हैं तो दो ही खर्चे हैं, जैसे कि अटेंडेंट वाला हो गया, डिपार्टमेंटल ओवरहेड हो गया, ये दोनों ही आपके किससे रिलेटेड है, यही आपके स्टैंडिंग चार्जेस से रिलेटेड है। दूसरे खर्चे जितने भी है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, मेंटेनेंस दिख रहा है, केमिकल का दिख रहा है और पावर का दिख रहा है, ये सभी क्या मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो हम वो वहाँ ऑपरेशन से रिलेटेड निकाल देंगे। तो ये कितना अमाउंट हो गया देख लेते हैं, सम कर लेते हैं इनका, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हो गया। यहाँ पर आवर निकाल सकते हैं। हाँ, वर्किंग आवर्स कितने हैं, यहाँ ऊपर लिख लीजिए कहीं साइड में, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर कितने हो गए, देखो अब अपने को दिया हुआ है कि ईयरली वर्किंग टाइम कितना है, 2200 आवर्स है, बट मेंटेनेंस का इसमें इंक्लूड है, मेंटेनेंस का हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मेंटेनेंस का जो होता है उसमें मशीन नहीं चलती है। तो कितने हो गए, 2000 ईयर्स हो गए अपने। तो यहाँ पर आवर कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 30,000 डिवाइड बाय, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडिंग चार्जेस को क्या किया जाता है, इंडिविजुअल खर्चे को आवर्स वाइज निकाला जाता है, उसमें कम्युलेटेड करके हम निकालते हैं, तो 15 रुपए इसके आ रहे हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आपका कौन सा है, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन। ये सारे इंडिविजुअल खर्चे ईयर वाइज, आवर्स वाइज निकलेंगे, है ना। मशीन एक्सपेंसेस का कितना क्या सीन है भाई, हम कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है मशीन की, है ना, और स्क्रैप वैल्यू कितनी आ रही है, 10,000 स्क्रैप वैल्यू आ रही है, डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स क्या दिए हुए हैं, देखो ध्यान रहे, वर्किंग आवर्स जो है हम क्या कर लेते हैं इसको, वर्किंग आवर्स कितने, एक साल के कितने हो गए, 2,000 हो गए, क्लियर है, 2,000 हो गए एक साल के, 10 साल मशीन चलेगी, है ना। तो एक साल में 2,000 चलेगी, 10 साल में कितनी चलेगी, मल्टीपल बाय 10, 20,000 घंटे चलेगी। अब ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 90,000, 90,000 डिवाइड बाय 20,000, क्योंकि ये क्या करना है आपको, अवर्स बेसिस ही निकालना है, 4.5 रुपीज, 4.5। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैलकुलेट करेंगे। मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, मेंटेनेंस का खर्चा दिए रखा है अपने को 12,000 रुपये, 12,000 दे रखा है, 12,000 डिवाइड बाय 12,000 रुपये दे रखा है, मेंटेनेंस कॉस्ट पर आर दिया, पर ईयर दिया हुआ है, तो 12,000 दे रखा है, और एक साल में कितने घंटे चलती है मशीन, 2,000 घंटे चलती है। तो 12 डिवाइड बाय 2,000 कितना हो गया, 2×6 = 12, 6 रुपये, ओके। फिर मेंटेनेंस के बाद क्या है, केमिकल, केमिकल का आपको ये दिया हुआ है सीन, केमिकल रिक्वायर्ड वीकली, देखो ये ध्यान रखें, ये दिया हुआ है वीकली कितना है, 200 है, वीक कितने हैं अपने पास, 50 वीक है, तो कितना हो गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। और एक घंटे का कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या, डिवाइड बाय घंटे कितने, वर्किंग आवर्स कितने हैं, 2,000 वर्किंग आवर्स है, तो ये निकाल लीजिए। तो 200 इंटू 50 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 2,000 कितना रुपया आ गया, 5,000, 5 रुपए। फिर केमिकल के बाद आपका कौन सा बचता है, देखो मेंटेनेंस हो गया, केमिकल हो गया, अब बच रहा है पावर का, पावर का निकाल लेते हैं।
ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी इज 10 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस की जाती है और 1 यूनिट को बनाने के लिए 1 रुपया 50 पैसा लगता है ना। नो, अब ये भी इसने ये भी लिखा है नो पावर इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप डे। अब अपने कितने घंटे चल रहा है पहले तो देख लेते हैं कि भाई 2000 घंटे, 2200 घंटे कूली थे, उसके अंदर मेंटेनेंस के 200 घंटे शामिल है और उसके अंदर कितने 50% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम वो आपका सेटिंग अप टाइम है। तो 2200 था, 2200 में से 200 मेंटेनेंस के लेस करेंगे हम। यहाँ देख लो, इसकी कैलकुलेशन मैं अलग करके बता देता हूँ। यहाँ आपको कैलकुलेशन इसकी अलग करके बता देते हैं। ये देखिए 2200 घंटे कूली थे अपने पास, है ना, टोटल आवर्स। अब देखो मेंटेनेंस के कितने हैं, लेस मेंटेनेंस, फिर लेस आपका किसका आ जाएगा मेंटेनेंस के बाद, सेटिंग अप टाइम, क्योंकि उसने लिखा हुआ है सीधा कि भाई इसमें पावर का यूज नहीं हुआ। और सेटिंग अप कितना बोल रहा है, 5% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। अब देखो 2200 में से 200 गया, ये अनप्रोडक्टिव था, 200 निकाल दिया तो बचा कितना 2000। तो 5% ऑफ प्रोडक्टिव मीन्स 2000 का कितना परसेंट, 5%। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि 100। तो आपका बचा कितना आवर्स फॉर पावर, ये हो जाएगा आपका 2200 माइनस 200, 2000 माइनस 100 कितना हो गया 1900। तो ये पावर के लिए कितना घंटे हो गए साल भर के, 1900 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए 1900। अब 1900 घंटे हैं, एक घंटे में कितनी यूनिट बनाते हो आप, 10 यूनिट बनाते हो, और 1 यूनिट का पैसा कितना है 1.5 रुपया, ठीक है। और टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं 2000, 2000 पे कितना अमाउंट निकालेंगे वो यहाँ निकाल लेते हैं अपन आगे। तो 1900 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन, ब्रैकेट ब्रैकेट 1900 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय, ये निकाल दे कितना रहा 28,500 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट, डिवाइड, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय कितना करोगे 2000 क्लियर करोगे। ये वर्किंग आवर्स कितने हो गए 2000, ये आ गया 14 रुपये 25 पैसे। यहाँ पर सारे खर्चे अपन ने टोटल लगा लिए हैं। अब इनका क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। तो 44 रुपये 75 पैसे मशीन एम जो आपने कैलकुलेट की MHR आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या कैलकुलेशन की, हमने मशीन आर को कैलकुलेट किया। तो ये कैलकुलेशन पूरी आपको आनी चाहिए कि कौन सी तो हम ईयरली बेसिस निकालेंगे, सॉरी कौन सी तो हम टोटल बेसिस मशीन आर कैलकुलेट करेंगे और किसको हम इंडिविजुअली निकालेंगे। जैसे हमने मशीन एक्सपेंसेस लिए, स्टैंडिंग चार्जेस लिए, है ना, तो दोनों में हमने क्या किया, कैलकुलेशन कर रहे थे, हमने पता है कि जो स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, स्टैंडिंग चार्जेस को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, स्टैंडिंग चार्जेस को हमने इंडिविजुअल खर्चे को कम्युलेट करना है, यानी हर एक इंडिविजुअल, जैसे जनरल ओवरहेड है और अटेंडेंट सैलरी थी, तो हमने क्या किया, इसको टोटल किया है दोनों का 20,000 और 10,000, और फिर उसके बाद टोटल 30,000 को मल्टी डिवाइड कर दिया मशीन आर रेट से। ऐसे मशीन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को भी ही आवर्स बेसिस पे निकाल लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है।
ऐसे हम क्या कर लेंगे, MHRO कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये हमारी क्या गया, एक मशीन की कॉस्ट आ गई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब हो सकता है इस पर्टिकुलर हो सकता है इसमें 4-5 प्रोडक्ट आप बना रहे हो, हर एक 4-5 प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मशीन आवर्स होंगे भाई। एक्स प्रोडक्ट ने इस मशीन के 30 घंटे यूज किए और 1 घंटे का पैसा कितना रहा, 44 रुपये 75 पैसे। तो हम क्या करेंगे, एक्स के 30 घंटे इंटू 44 रुपये 75 पैसे, तो पर्टिकुलर टोटल ओवरहेड का इतना भाग किसका हो गया, एक्स प्रोडक्ट का हो गया। वाई प्रोडक्ट ने 20 घंटे यूज किए तो 20 इंटू 44 रुपये 75 पैसे, तो जो अमाउंट आएगा वो वाई का आ जाएगा। ऐसे जेड का हो जाएगा, जेड ने 10 घंटे यूज किए तो 10 इंटू 44 रुपये 75 पैसे, तो इसका अमाउंट इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम टोटल ओवरहेड को जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, उस डिपार्टमेंटलाइजेशन के ओवरहेड को पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज किसके थ्रू, मशीन आर रेट के थ्रू बांट सकते हैं। तो ध्यान रखें ये इसका उपयोग कहाँ होगा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मैक्सिमम किसके थ्रू होती हो, मशीन के थ्रू होती हो। ठीक है, तो यहीं तक रखें, अगली क्लास में हम अलग मेथड की बात करेंगे और अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवरएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। धन्यवाद।